शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक किसानों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या होता है जब एक किसान के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं और कई बार ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं जो वो आत्महत्या करने तक को विवश हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी क्या समस्याएं होती हैं और अध्यात्म की दृष्टि से उनका क्या समाधान है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के रूरल डेवलपमेंट विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजू भाई साहब। आपका आज के इस एपिसोड में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो पारिवारिक है या कोई और तरह की है। ऐसे में किसान अपने आप को बहुत असमर्थ महसूस करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि क्या करें अब। इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है, इतना पेन होता है उनको, शायद वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह की जब चुनौतियां किसानों के सामने आती है तो ऐसे में क्या करें? वास्तव में किसान हमारे देश की शान है। बिल्कुल। और उसके आधार से ही पूरे भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। वो अन्नदाता के रूप में है। बिल्कुल। जो हमें उगा करके देता है मेहनत और मजदूरी से, उसी से सभी का जीवन निर्वाह होता है। लेकिन वर्तमान समय किसान के आगे अनेक चुनौतियां हैं, क्योंकि धरती की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक ओर आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर शहरीकरण के कारण उसकी जमीन कम होती जा रही है और तीसरी ओर परिवार बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं की भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स किसान को फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे समय पर वो निरुत्साहित होकर के कई बार सोचता है कि खेती से इतनी प्राप्ति नहीं होती, जबकि हमारे भारत देश की एक पहले से प्राचीन संस्कृति कहती आई है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को तीसरा स्थान दिया गया था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर हम देखते हैं कि नौकरी की ओर हर एक भाग रहा है। समझता नौकरी में तो हाथ में पैसा मिलता है, खेत में तो हम अनाज बो के आते हैं, उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं। लेकिन खेती का ऐसा व्यवसाय है कि एक बीज अगर हम धरती माँ को देते हैं तो धरती माँ हमको 100 रिटर्न करती है। लेकिन वर्तमान समय के कारण हम देख रहे हैं जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और जलवायु में परिवर्तन आने के कारण कभी समय पर पानी नहीं मिलता, बरसात नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अत्यधिक गर्मी पड़ जाती, तो फसल जितनी निकलनी चाहिए, जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इसलिए किसान को थोड़ा भय लगता है कि अब क्या करना चाहिए। अब ऐसे भय युक्त वातावरण के बीच में रह करके वो अपने को टेंशन फ्री रख सके और धरती माँ से वो प्यार करे, उसके लिए आध्यात्मिक शक्तियों की उसको आवश्यकता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों को ऐसी सहज विधि हम सिखाएं ताकि उनका मानसिक स्तर बहुत अच्छे से अच्छा बने। पवित्र विचारों से, शुद्ध विचारों से जब हम कोई खेती करते हैं तो खेती कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि प्रकृति के तत्वों को दाता के रूप में हम सब याद करते हैं। भारत के अंदर हमेशा सूर्य को देवता के रूप में, जल को देवता के रूप में, अग्नि को देवता के रूप में, पृथ्वी को देवी के रूप में पूजते हैं। देवी और देवता की जो संज्ञा इन तत्वों को हम सब ने दी है, वो यही प्रमाणित है कि ये लोग देने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये सदा ही देते आए हैं, कभी भी किसी से लेते नहीं हैं। अब देने वाली प्रकृति अगर हमें समय पर नहीं दे रही है तो कुछ कमियां हमारी आई हैं।
उन कमियों का निवारण हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि अगर उसको सही दिशा अपने आप की मिल जाए किसान को, मैं कौन हूँ, और स्वयं को पहचान करके अपने स्वस्वरूप में स्थित रहे, तो जैसे सृष्टि के आदि में जब प्रकृति सतो प्रधान थी, सुख देने वाली थी, किसान कुछ भी बोता था उसको रिटर्न प्रकृति माँ से ही मिलता था। इसका मुख्य व्यवसाय ही उत्तम खेती माना गया है जी। और खेती ही अगर ठीक तरह से हो रही है तो देश के अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती है। इसलिए किसानों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। लेकिन जैसे किसान भाई है हमारे, हम सुनते भी हैं कि आज इंजेक्शंस लगाते हैं, पेस्टिसाइड जैसा डालते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उपज के लिए। तो जो चीज़ हम तक पहुंचनी चाहिए वो एक जहरीली होकर पहुंचती है और वो ही हमारे शरीर को नुकसान करती है। नहीं, इसका कारण जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य आत्माओं के अंदर स्वार्थ वृत्ति आ गई है और स्वार्थ वृत्ति के कारण वो चाहता है कि जितना अधिक से अधिक हमको मिले, उपज हो, पैसा मिले। हर एक की बुद्धि में पैसा पैसा, और पैसे के कारण ही ये सब गलत कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में जब विज्ञान ने हमें साधन दिए, शायद आपको पता हो कि 60 के दशक में जब ये रासायनिक खादें आई, जी। मेरा बचपन था, मुझे याद है उस समय लाल गेहूं आता था अमेरिका का, जिसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता था और उसी को हम लोग खाते थे, जिसमें कोई शक्ति नहीं होती थी। फिर हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और अनेक प्रकार की रासायनिक खादें आई और उसके आधार से फिर भारत के नेताओं ने भी बहुत ध्यान दिया। जी। पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया, फिर दूसरे प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा दिया और इसके आधार से हमारे देश के अंदर हरित क्रांति आई और हरित क्रांति आने के साथ साथ हम स्वनिर्भर बने अनाज के क्षेत्र में। कोई देश से अभी मंगाना नहीं पड़ता, इतना अनाज हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद वर्तमान परिदृश्य में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि किसान समझता है धरती से जितना निकाल सकें उतना हम निकालें और उसके लिए अधिक से अधिक खादों का प्रयोग, रासायनिक खादें, यूरिया, और जब अत्यधिक खादें डाली जाती हैं तो नेचुरल है जो उसकी शक्ति है वो बाहर आ जाती है और इसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी मर जाते हैं। जैसे आपने बोला इंजेक्शन दे के, अब शाम को लौकी निकलती है, फूल निकलता है, इंजेक्शन दे करके उसको बड़ा बना करके समझता है बड़ी लौकी महंगी जाएगी, पैसा घर में आएगा। लेकिन ये सब कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। अगर गलत करेंगे तो परिणाम भी गलत होगा। आज किसान जो इस दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है, खुद ही चिंताग्रस्त हो जाता है, उसको इतनी उपज नहीं मिलती, खेती में बहुत पैसा लगाने के बाद महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगी महंगी खादें, और फिर कीड़े लग गए तो उनको खत्म करने के लिए महंगी दवाइयाँ, तो कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ता जाता। आखिर उसका विचारधाराएं टेंशन में आ जाती, चिंता हो जाती, उतनी उपज नहीं मिलती जितना खर्चा है, तो आखिर वो एक दिन निराश, हताश, उदास होकर के सोचता है इससे तो इस जीवन से खत्म हो जाए, सुसाइड कर लेते हैं। अब हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, किसान एक बहुत बड़ी देश का सेवक है, उसको सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। तो हम लोग अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये प्रयास करते हैं कि उनके चिंतन की धारा को हम चेंज करें। जब विचारधाराएं चेंज होंगी तो विचारधाराओं से जितना वो श्रेष्ठ विचार करेगा, पॉजिटिव विचार करेगा, तो विचारों का प्रभाव प्रकृति बहुत जल्दी ग्रहण करती है। इसी लक्ष्य से हम लोगों ने 2007 में एक नया प्रोजेक्ट बनाया। जब हम भारत की सेवाओं के लिए ग्राम विकास प्रभाग की ओर से निकले तो यहाँ पर मोटरसाइकिल अभियान निकाले हमने पूरे भारत के अंदर। हमारा भारत देश गाँव का देश है जी। और करीब 6.5 लाख गांव, उससे भी अधिक गांव हैं भारत के अंदर। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि इन गांव वासियों से हम सन्मुख जाके मिलने का प्रयास किया और उसमें करीब 1,20,000 गाँव तक पहुँचे हम 3-4 महीने में। 1,20,000 गाँव तक मोटरसाइकिल के द्वारा गांव-गांव में 3-4 महीने में। पूरे भारत का नेटवर्क है ब्रह्मा कुमारीज का, करीब 8,500 केंद्र हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने गांव-गांव में पहुंचने का प्रयास किया और उसी अंतर्गत हम 2-3 बार महाराष्ट्र के गांव में गए। महाराष्ट्र के गांव में कुछ एक नई रिसर्च इस विद्यालय से जुड़े हुए किसान कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अपनी खेती पर योग के प्रयोग करते हैं।
ये योग के प्रयोग खेत पर कैसे होते हैं, मुझे भी इस जी, विषय में पता बिल्कुल। नहीं था। तो जब मैं उनकी खेती देखने के लिए गया, प्रैक्टिकल कोल्हापुर के पास इचलकरंजी गांव है, वहाँ पर किसान कर रहे थे। और वहाँ पर जब हम उनके खेत देखे तो उनकी खेती एक अद्भुत थी। बड़े अच्छे वाइब्रेशन थे, ऐसा लगता था कोई हम इस आश्रम में आए हैं। बहुत शांति थी, बहुत स्वच्छता भी थी, और खेत का एक वातावरण ही अलग प्रकार का था। तो हमने सोचा कि इनसे हम पूछें कि आप लोग क्या करते हो। जी। तो उन्होंने हमें इसकी विधि बताई। हमारे पास गाय हैं, हम इसको खेती को गाय का गोबर और कुछ केचुए की खाद अपने कंपोस्ट बना करके ही अपनी खेती में देते हैं। हम यहाँ पर कोई भी प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। घर का ही किचड़ा, घर की चीज़ें हम यूज करके जी। खाद बना करके अपने खेत को देते हैं। लेकिन उन्होंने घर में ही, वहाँ खेत में ही एक छोटा सा घर था जहाँ पर बैठ करके वो योग करते थे, मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन वो सवेरे 4 बजे करते थे। तो उनकी विचारधाराएं से वो कहते थे कि हम खेत को बहुत शुद्ध संकल्पों की शक्ति से चार्ज करते हैं, तो खेतों को भी हम वाइब्रेशन देते हैं। बड़ी अच्छी बात थी उनकी कि हमारे पॉजिटिव विचार, हमारे पेड़ पौधे, ये धरती सब सुनती है, समझती है, क्योंकि इसके अंदर भी संवेदनाएं हैं। तो उन्होंने हमें जगदीश चंद्र बोस, बड़े साइंटिस्ट जो होके गए, उनका भी मिसाल सुनाया, क्योंकि बड़ा पढ़ा लिखा किसान था जी। उसने कहा, उन्होंने भी कहा है कि इनके अंदर संवेदनाएं हैं, ये हमारे विचारों को ग्रहण करती हैं, चैतन्यता है कि अगर हम नेगेटिव विचारों से इनके आगे जाते हैं तो ये मुरझाने लगते हैं। अगर हम इनको प्रेम की दृष्टि से, बहुत भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो इनमें परिवर्तन आता है, खुश होते हैं। तो इनका, हमारे विचारों का प्रभाव इन पर पड़ता है। तो हम लोगों ने अपनी खेती में प्रयोग किया है। तो हमने कहा हम आपकी खेती जरूर देखेंगे। तो हम एक बार गए तो उनकी बैंगन की खेती थी, बैंगन लगाए हुए थे, गन्ना की खेती थी, कुछ फसलें और भी खड़ी थी। तो मैं 2-3 स्थान पर जब गया तो बैंगन के जो वृक्ष थे, झाड़ थे, वो उनको उसमें हम जब गए तो हमसे भी लंबे थे और इतने सुंदर चमकीले बैंगन थे। तो हमारे मुख से निकला, इसमें क्या डाला आपने, क्या खाद डाली? तो बोलने लगे हम इसमें खाद डालते ही नहीं हैं और कोई कीटनाशक नहीं डालते, लेकिन एक भी कीड़ा यहाँ नहीं है। और इसकी चमक जो है, जब हम इसको मार्केट के अंदर ले जाते हैं तो लोग देख करके बड़ी जल्दी इसको खरीद ले जाते हैं। बेचने में भी हमको मेहनत नहीं लगती और अच्छी पैसा देते हैं। हमने, फिर भी आप इसमें क्या करते हो? बोला हम अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करते हैं। हमने, क्या शुद्ध संकल्प करते हैं आप? तो बोला हम उसमें बैंगन में जाते हैं और हम विचार देते हैं कि आप तो सबके पालनहार हैं, आपको जो स्वीकार करेगा उसका तन स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन हमने एक और नया विचार दिया है। ये तो बहुत अच्छी, कितनी खूबसूरती से देखिए, हम उस पौधे का पालन पोषण कर रहे हैं जैसे हम बच्चे को करते हैं और बहुत शुद्ध भावनाओं से, बहुत कोई भी पैसे कमाने की भावना नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से पेड़ पौधों से बात करते थे। तो कहने लगे, और हमने कहा क्या विचार आप देते हैं? तो बोला हमने इनको विचार दिया है कि इसको खाने वाला शाकाहारी बने, उसके मानसिक विचार, उनकी टेंशन दूर हो और वो अच्छे शुद्ध संकल्पों से अपने शुद्ध जीवन को बना सके। तो कहता है इसको खाने वालों को हमने ऐसे ही, जब बिक गया तो कईयों के अंदर से वहाँ से फोन आए, बात की उन्होंने कि उसको खाने से हमारे विचार चेंज हुए हैं, जबकि उसको कुछ पता नहीं क्या इसमें किया गया है। तो एक मैजिक है। हाँ, तो जो हमारे विचारों का प्रभाव उस फसल पर दिखाई दिया तो उनको निश्चय बढ़ा। उनको 11 एकड़ जमीन थी कि एक ही किसान को, पहले उसने बहनों के सहयोग से, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि आप खेती करो और मैं आपकी खेती के लिए योग करूंगी। उसने कहा कि कोई कीड़े लग जाएं तो आप दवाई नहीं डालना मेरे से बिना पूछे। तो बोला बहन जी ये तो बहुत कीड़े लगेंगे, आप कैसे क्या करेंगी? कहती हम ऐसे योग के प्रयोग आपको सिखाएंगे कि आपके विचारों से खेती निरोगी हो जाएगी, लेकिन केवल किसानों के चिंतन को, उनके चरित्र को बदलने की जरूरत है। जहाँ तक हमने महसूस किया है कि अगर उनका चिंतन चेंज हो जाए तो खेती अवश्य चेंज हो जाए। मतलब हमें कोई पैसा नहीं लगाना इसके अंदर, नहीं, कोई प्रकार का खर्चा नहीं है, प्रॉफिट है, कुछ खर्चा नहीं। हम कहते हैं जीरो बजट, क्या कोई बजट नहीं है ही नहीं कोई बजट किसी भी प्रकार का। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ये करनी, अपने विचारों की शुद्धिकरण। किसी से ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, बदले की भावना नहीं, और प्रकृति से भी कोई ज्यादा खींचने की इच्छा नहीं। देगी, वो तो है ही दाता, बिल्कुल। वो तो धरती माँ है, वो बच्चों की पालना के लिए ही है,
लेकिन धरती माँ को हम खिलाते क्या हैं? हम अगर गलत दे रहे हैं तो हमको रिटर्न क्या मिलेगा? हम तो बिल्कुल ध्यान आज ही नहीं रखते। जितने प्रकार के टेंशन हैं, अगर सही दिशा में हम लोग इस पर विचार करें तो जो घर घर के अंदर झगड़े हैं, घर घर के अंदर टेंशन है, मारपीट है, आपस में पति पत्नी का भी संबंध ठीक नहीं है, उसके अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। छोटे बच्चे को आज खिलौना क्या चाहिए? वो खिलौने के लिए पिस्तौल मांगता है। वो पहले खिलौने जो होते थे खेलने के लिए अलग प्रकार के होते थे, हाथी घोड़ा होते थे, और आज के ज़माने में बच्चे को पिस्तौल चाहिए। और ज़रा भी गुस्सा आता है तो वो गोली चलाना चाहता है, मारना चाहता है। तो ये जो आज छोटे बच्चे के अंदर ये उग्र उत्पत्ति हुई, विचारों की नेगेटिविटी आई, उसका कारण क्या है? अगर इस पर शोध किया जाए, इस पर विचार किया जाए, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है जो खा रहा है उससे उसके चिंतन को परिवर्तन हो रहा है। जैसा अन्न वैसा मन। और आज मन जो प्रदूषित हुआ है, मन के अंदर जो तनाव पैदा हुआ है, उसका मूल कारण है उसके पेट में क्या जा रहा है जी। एक तो हम दृष्टि के द्वारा क्या देख रहे हैं, जैसा हम दृष्टि के द्वारा देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो मन का भोजन है। वैसे शरीर को भी जो भोजन जा रहा है उसके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आ गई। क्योंकि उपजाने वाला, पैदा करने वाला किसान यदि इस भावना से उपजाता है कि मान लो आज वो उसके खेत में कीड़ा आ गया, तो वो कहता है इस कीड़े को मारो मारो मारो। संकल्प, नेगेटिव संकल्प देता है और मारने के लिए वो कीटनाशक दवाइयां लाके छिड़क रहा है। आपने तो वो बात बताई जिससे जो शायद इंसान अवेयर ही नहीं होगा, वो शायद सोच भी नहीं सकता होगा कि इस हद तक जो है किसानों की जो सोच है वो किस तरह से फसलों को प्रभावित करती है, पूरे समाज को प्रभावित करे, सिर्फ फसल को नहीं। जो आज समाज हमारा गलत दिशा की ओर जा रहा है, जो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे देश की धुरी किसान है, और किसान अगर परिवर्तन हो गया तो देश परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ग्राम विकास प्रभाग की ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, उनके व्यवहारिक जीवन को हम परिवर्तन करें। और उसके लिए हम कोई उनको आध्यात्मिकता माना, कोई धर्म के बारे में कोई ये नहीं कहते तुम ये धर्म को पालन करो। धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म के नाम पर तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक बट गए, लेकिन आध्यात्मिकता ये कहती है कि खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जब हम इस सृष्टि मंच पर आए तो हम एक ही घर से आए, एक ही स्वरूप में आए, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न ड्रेस मिली, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न पदार्थ, अनेक प्रकार में हम बट गए। एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि इस विचारों को हम समझ जाएं कि हमारे विचारों से ही वायुमंडल बनता है, वृत्तियों से वायुमंडल बनता है, तो हम वृत्तियों को परिवर्तन करें, हम विचारों को परिवर्तन करें। हमारे यहाँ पर गुजरात के अंदर पालनपुर, अहमदाबाद, यहाँ पर करीब 50 किसान योगिक खेती कर रहे हैं। अगर हम उनके खेती पर किसी को देखने के लिए भेजते हैं, हम खुद भी बीच बीच में जाते हैं, देख के वंडर लगता है कि इतने अच्छे केले, इस समय करेले की खेती चल रही थी, बैंगन की खेती है, और अभी उन्होंने मक्का और टमाटर बोया हुआ है। मैं जब देखता हूँ उनकी फसल देख करके दिल खुश हो जाती है। तो उसमें कोई प्रकार का केमिकल्स, कोई केमिकल नहीं। केमिकल तो 4 साल से यूज नहीं किया है। ऑर्गेनिक के हिसाब से वो लोग पहले जब धरती को तैयार करते हैं तो गोबर की खाद डालते हैं, और बीच बीच में अमृत पानी और 10 समृद्धि पर अर्क बना करके, कुछ भी अगर कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आया, कोई पेस्टिसाइड, कोई जरूरत है, तो जैविक चीजों का ही प्रयोग करते हैं। तो मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि जैविक जो खेती है और एक आपने योग के प्रयोग के माध्यम से जो खेती बताई है, तो उसमें प्रोडक्शन किसमें ज्यादा है? हम लोग जो आज तक ठहरे हुए हैं कि जैविक से अन्न की उपज कम हो जाएगी, हमारा देश पीछे चला जाएगा, लेकिन हमने जो रिसर्च की, हमारी जो रिसर्च चली, साइंटिस्ट से ही हमने रिसर्च करवाई। 5 साल हमने गुजरात के दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में रिसर्च की है, उत्तराखंड में हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च कराई है, महाराष्ट्र के अमरावती में रिसर्च हुई है, करनाल में रिसर्च हुई है, कई कृषि विज्ञान केंद्रों में रिसर्च हुई है। हमने पाया है कि ऑर्गेनिक से के साथ यदि हम मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमें फर्टिलाइजर वाली खेती से भी अच्छी फसल मिलती है। मतलब दोनों को हम कंबाइन कर दें। कंबाइन। हमने 3 प्लाट बनवाए हैं। 3 प्लाट के अंदर एक ऑर्गेनिक है, एक रासायनिक है, और तीसरे पर हम ऑर्गेनिक पर योग के प्रयोग कराते हैं। ये सृष्टि नाटक 3 चीजों से बना हुआ है, एक आत्मा, दूसरी परमात्मा और तीसरी प्रकृति। जी। ये तीनों अनादि अविनाशी सत्ता हैं।
आत्मा अगर बहुत स्वच्छ है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, तो प्रकृति उसकी दासी है, सेवक है। और आत्मा इस समय बहुत विकारी, पतित, तमोगुणी बन गई है, इसलिए उसको प्रकृति नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसको उसने दोहन किया है और अत्यधिक उसे लेना चाहा। हमारी भावनाएं बदलती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसके कारण हमने धरती के साथ छेड़खान किया, अनेक प्रकार के कारखाने बना दिए, अनेक प्रकार के प्रदूषित किया, पानी को प्रदूषित किया, हवा को प्रदूषित किया, जल को सबको प्रदूषित कर दिया स्वार्थ वृत्तियों के कारण। ऐसे ही हम कहते हैं कि आप भी अपने मन को बड़ा क्लीन करो, इसके अंदर अपने आप को शीशे की तरह, माइंड की तरह बनाओ, जिसके अंदर कोई भावना ऐसी अशुद्ध नहीं रखो, कोई से बदला लेने की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, कोई भी घृणा की भावना। अगर इन भावनाएं होंगी तो मन गंदा हो जाएगा। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि वो कांच जिस पे हमने मिट्टी या धूल बिछा दी तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो नहीं योग कर सकते, मेडिटेशन नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहुत शुद्ध संकल्पों के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे अनुभव होने लगता है जैसे परमात्मा की शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं और वो मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के इस बीज के ऊपर जा रही हैं। तो उस बीज में मतलब परमात्मा की एनर्जी जाती है। अनुभव करते हैं और अनुभव के बाद 3 दिन आधा घंटा सवेरे अगर मेडिटेशन करके फिर हम उस बीज को बोते हैं तो उसकी रिजल्ट हमने ये देखी है। हमने जब रिसर्च करवाई तो सबसे पहले वो 98% बीज उग जाता है और वो पौधा बहुत शक्तिशाली होता है। कोई भी व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो जल्दी वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता, बीमारी नहीं आती। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ गई ना, तो ताकत बढ़ने के कारण बीमारियां नहीं आती। आज जितने कीड़े रोग लग रहे हैं खेती में, उसका कारण है कि हमने अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादें डाली और अधिक फसल लेने के कारण वो फसल की शक्ति कमजोर हो गई। कमजोर फसल पर हर प्रकार का कीड़ा, हर प्रकार का रोग आता है। बिल्कुल। और उसको मारने के लिए महंगी दवाइयां डालनी पड़ती, एक बार नहीं मरता तो दूसरी बार डालनी पड़ती। लेकिन अगर वो पौधा शक्तिशाली है, उसके पास अपनी एनर्जी है, तो कीड़े कितने भी घूम रहे हो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो कमाल की बात है, ये तो मतलब इट्स अ मैजिकल थिंग। बिल्कुल मैजिकल है और इसको रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। हमने अपने यूनिवर्सिटीज में ये रिसर्च करवाई है और जहाँ पर इस विद्यालय से जुड़े हुए किसान कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिकल अनुभव हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई देखना चाहे तो हम खेत दिखा सकते हैं। हमारे पास कई किसान कर रहे हैं। इस समय तो पूरे भारत के अंदर 1000 से भी अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं और बहुत लगन के साथ कर रहे हैं। उनके चैलेंजेज हैं। यहाँ तक एक खुशी की बात यह है कि प्रकृति के तत्व इस समय बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे अभी इस साल जब सरसों की फसल पिछले साल तैयार हुई, खड़ी हुई, तो ओला पड़ा, बरसात आ गई अचानक। पकी हुई फसल पर अगर बरसात पड़ जाए या ओला पड़ जाए तो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। कई किसान इसमें बहुत बेचारों की फसल तैयार खड़ी है, प्रकृति ने नुकसान पहुंचा दिया। तो प्रकृति को दोषी ठहराता, भगवान को दोषी ठहराता। प्रकृति को कुछ नहीं कहता, भगवान को गाली देना शुरू करता, भगवान तुमने मेरा नुकसान कर दिया। जी। तो उन किसानों ने बताया कि भाई जी चारों तरफ से ओले पड़े, लेकिन जिस स्थान पर मैंने योग किया है, मेडिटेशन किया है, उस स्थान को प्रकृति ने नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक करिश्मा है। लेकिन करिश्मा ऐसा नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जी वही, मतलब शुद्ध विचारों की ऊर्जा उसकी संरक्षण करती है, पेड़ पौधों को संभालती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब कोई किसान इसको प्रैक्टिकल करके देख सकता है और इसलिए कोई भी प्रकार की हटक्रियाएं नहीं है। मेडिटेशन भी हम ऐसा नहीं करते, कोई आंख बंद कर दी, कान बंद कर लिया, प्राणायाम किया। हम तो बहुत सहज योग सिखाते हैं। अपने को पहचानो, मैं कौन जी, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने स्वदेश को पहचानो, अपने स्वपिता को पहचानो। ये 4 पहचान अगर व्यक्ति को आ गई तो सदा के लिए योगी बन सकता है। इवन हमने ये भी देखा है कि चाहे वो दालें हैं या फिर मटर की हम बात करते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं कि उनको ग्रीन करने के लिए वो कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी से सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कलरिंग करेंगे और ऐसे हम घर में भी देखते हैं कि कीड़ों से बचने के लिए हम डब्बों में अक्सर पेस्टिसाइड जो एक गोलियां आती हैं उनको हम रख देते हैं और उसी से सब रोग पैदा हो रहे हैं। आज कल मैं देख रहा था न्यूज को कि दालों को चमकीला बनाने के लिए चमड़े के उसके बीच से क्रॉस करना पड़ता है दालों को, माना उसको हम शुद्ध रखते ही नहीं है। उसकी चमक बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, महंगा करने के लिए उसको हम आर्टिफिशियल चीजों से उसको सुंदर बना रहे हैं और वो सब स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। पालिश की हुई दालें अगर आप लेते हैं
तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक इसका मतलब तो कहीं मेरे मन में वो लालच वाली भावना आ गई ना कि उसी भावना को हम चेंज करना चाहते हैं। कहावत है हमारे भारत की, लालच बुरी बला है, और लालच के कारण ही कई प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं। और ये पाप कर्म गुप्त हैं, सूक्ष्म हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पाप कर्म करता है तो कर्म सिद्धांत कहता है कि वो छूटेगा नहीं, उसको सजा उसकी मिलेगी जी। अगर कोई इस लालच से कोई पैसा कमा रहा है, खुशी शांति नहीं उसके परिवार में रहती है। इन विकारों को जीतने के लिए उसको आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा जी। उसको अपनी वृत्तियों को निस्वार्थ बनाना पड़ेगा। इसी लक्ष्य से लेकर के हम लोग उनको कहते हैं अभी आध्यात्मिक जीवन जियो, अपने को पहचानो, अपने परमात्मा पिता को पहचानो, उसके साथ संबंध बना करके श्रेष्ठ कर्मों की कला सीख लो। ये हमारी योगिक खेती की भावना है और इसी भावना के साथ हम देश की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। तो कमाल की बात है कि आपने आज इतनी बेहतरीन और लाजवाब डिस्कशन के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। तो आज की हमारी डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी किसान भाई हैं, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन्होंने ये बात तो समझ ली होगी कि विचारों का शुद्धिकरण कितना जरूरी है और मेरा प्रकृति के साथ जो संबंध है वो किस तरीके का होना चाहिए। केवल सुनिए नहीं, इसे करके देखिए, अपनाइए और जादू देखिए। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ओम शांति।